गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था लगभग पूरा कर दिया है। पिछली श्रृंखला में एक एक करके हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप देख लेंगे। आज से हम लोग नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये भी उतना ही लगभग महत्वपूर्ण है पिछले 5-6 सालों से, जब से IAS और IFS, क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स एक होता है, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। तो पर्यावरण का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया। 5 से 7 प्रश्न आपको प्रीलिम्स में और साथ में 2 से 3 प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिल जाते हैं। प्लस ये लगातार कंटेम्प्रेरी इशू है, लगातार चर्चा में भी बना रहता है, तो इसकी जानकारी तो वैसे भी होना चाहिए कि UPSC एस्पिरेंट को पेपर में आए या ना आए। तो मैं आपको जितना भी UPSC के सिलेबस के अनुसार जो पॉइंट में आ सकता है, पूरा बेसिक्स आपका पूरा पर्यावरण पारिस्थितिकी का इस श्रृंखला के माध्यम से आपको अच्छी बेसिक से तैयार कर दूँगा मैं, कि आप कम से कम पेपर में तो जो प्रश्न है उसको आप हल कर सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण पहले ही आज हम लोग तो पर्यावरण होता क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा और आदिम काल में चलते हैं। आज से 2 लाख साल पहले क्या होता था। मानवीय सभ्यता थी नहीं, लोग जंगल में रहते थे या खेटा के उनके रहते थे, वही पर्यावरण उनका सब कुछ था। उन्हें ये नहीं पता था पर्यावरण क्या होता था, लेकिन वो पर्यावरण में ही सब कुछ रहते थे। वहीं पानी पीना, खाने के लिए कंदमूल जो भी मिल गया खा लेते थे। खाना व्यवस्था नहीं थी, खाना पकाने की सुविधा नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने रहना शुरू किया, तो धीरे धीरे पहले एक बस्ती बनाई। उसके बाद जब आवास हुआ, रहने लगा, वो धीरे धीरे एक समूह में रहने लगा। उसके बाद फिर कुछ खाने के लिए पेड़ पौधों के कंदमूल पे तो डिपेंड था ही, लेकिन उसने साथ साथ कुछ खेती करना शुरू कर दिया। इसके क्या हुआ कि एक अस्थायी निवास होने लगा। धीरे धीरे कर के आज जो हमें छोटे छोटे गांव दिखते हैं, वो कैसे हुआ। आज से 1000 साल, 10,000, 15,000 साल पहले छोटी छोटी बस्तियाँ हुआ करती थी। लोगों का जीवन पर्यावरण से में रहता था, लेकिन उन्हें पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि शिक्षा का कोई इतना प्रभाव नहीं था। आज पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बिना पर्यावरण के कभी जीवन का संचालन संभव हो सकता है। पहले हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सभी परिभाषाएं देखेंगे, फिर साथ में देखेंगे कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, आखिर एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आजकल पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये भी पर्यावरण का, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है। फिर उसके रिएक्ट भी हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण कि पर्यावरण का मानव पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्षा कम हो रही है, कहीं कहीं नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग पर्यावरण को अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण शब्द बोले परिधन आवरण, इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, यही पर्यावरण है। जीव और अजीव आप अपने आप को केंद्र में रख लीजिए, और आपके पार सारे जितनी चीज़ हो, चाहे तो कुछ भी है, वो सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है। वो जैव भी हो सकता है, अजैव भी हो सकता है। तो बस ये बेसिक्स क्लियर करना है कि किसी केंद्र में स्थित वस्तु के चारों तरफ जो भी आवरण बना हुआ है, ये पर्यावरण। अब जैसे कि हमारा पर्यावरण, जैसे मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे पर्यावरण क्या है, चारों तरफ पेन है, बुक्स हैं, मैप लगा हुआ ये है। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा बृहद रूप में देखें, अगर आप कहीं पार्क में जाए तो उसमें पेड़ पौधे, अगर वो थोड़ा और बड़ा तो जीव जंतु भी होते हैं। तो इस तरीके से किसी केंद्र में रखने के बाद चारों तरफ जो भी हमारे आवरण है, वही पर्यावरण, परिधन आवरण। पृथ्वी का पर्यावरण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है। या हम मान लीजिए कहीं और बाहर जाते हैं, तो हमारे जो हवा का घेरा रहता है, केवल जीव ही नहीं, जीव और निर्जीव दोनों, ये पर्यावरण होता है। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है कि जब एक तो पर्यावरण होता है कि ठीक है, हमारे चारों तरफ ही हमारे घेरा, जब इन जीव और अजैव के बीच एक रिलेशन स्थापित हो जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं,
भाई हम सांस ले रहे हैं ना, फिर ऐसा तो है नहीं कि वायु जो है वो है और मुझे सामने सांस नहीं ले रहा हूँ, तो क्योंकि इस वायु से मैं प्रभावित हूँ। ये पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया जिसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो पर्यावरण का से जैविक एवं अजैविक घटकों के उनके जो मैंने अभी आपको बताया आसपास वातावरण में सम्मिलित रूप से जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाते हैं, कि मतलब बिना पर्यावरण के तो आप जीवन की संभव ही नहीं कर सकते। अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का कितना हम लोग नुकसान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खुद को भी प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरण सज्जन अधिनियम 1986 के अंदर पर्यावरण किसी जीव की चारों तरफ गिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इसके लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बार पूछ लेता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब आया, पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। कभी तो ये पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। तो इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ गिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं का एवं उनके साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित करता है। तो हम पर्यावरण की संरचना की बात करें, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। देखिए स्थलमंडल, वायुमंडल, जिस बिंदु पर जलमंडल, वायु, तो आप 3 वृत्त खींच लीजिए। अभी मेरे पास ये है नहीं पेन टैब, नहीं तो मैं आपको जब फिर कभी पेन टैब आएगी तो और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। तो फिर पर्यावरण आप 3 जो सर्किल खींच लिए, तीनों को एक दूसरे से क्रॉस कराइए सर्किल को। तो जो उसका मेन बिंदु, जहाँ जिस बिंदु पर तीनों एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, वो वाला जो एरिया होता है वो जीवमंडल होता है। हमें वायुमंडल की ज़रूरत है, हमें जल की भी ज़रूरत है, वायु की, जल की और साथ में स्थल की भी ज़रूरत है। तो इन तीनों का जो एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, जैवमंडल होता है। वहीं पे जीवन संभव हो पाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम बायोम क्या होता है। यदि भौतिक और अजैविक और जैविक पर्यावरण के साथ मिलकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है। एक जैवमंडल होता है, जैवमंडल में बहुत सारे बायोम होते हैं। जैवमंडल तो बहुत विस्तृत होता है। उसके बाद अलग अलग बायोम से मिल करके बना होता है जैवमंडल। छोटे 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 जो जीव होते हैं, जीव कई सारे बायोम से मिलकर के जीवमंडल बना। तो यदि बहुत जैवमंडल हमने पढ़ लिया जाए, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का जो एक संगम पॉइंट होता है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं जैवमंडल। तो हमने पर्यावरण समझ लिया, पर्यावरण की परिभाषा हमने समझ ली। आज हम आपको इस चैप्टर में आज बेसिक्स ही बताऊंगा। आज पहला दिन है, आपको पूरा बेसिक पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हमने परिभाषा समझ ली। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि जैवमंडल क्या होता है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का जो तीनों का सब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर आप 3 वृत्त खींचे तो वही जैवमंडल होता है। बहुत सारे बायोम क्या होता है, बहुत सारे, एक जैवमंडल में बहुत सारे बायोम होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे इसका। उसके बाद हम आपको थोड़ा बताते हैं जैविक और अजैविक संगठन। तो कई बार पूछ लेता है कि ये जैविक संगठन है या अजैविक संगठन है, ये तो इसको थोड़ा पता होना चाहिए। जैविक की बात करेंगे तो जैसे मनुष्य जो सांस लेता है, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये क्योंकि सांस लेते हैं तो इसलिए ये जैविक संगठन माने जाएंगे पर्यावरण के। अजैविक संगठन क्या होते हैं, जो जिनको सांस नहीं, जिनको जीवन नहीं है, जिनके अंदर वायु हो गया, वायु को कभी देखा सांस लेते हुए, पानी हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, भूमि हो गई, ये वाले में अब आप क्या आएंगे, भौतिक या अजैविक संगठन। ऊर्जा के संगठन में क्या बात करेंगे तो जो हम जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, मेनली 99.9% ऊर्जा धरती को सूर्य से प्राप्त होती है। तो पर्यावरण का जो, पर्यावरण कोई छोटी संकल्पना नहीं है, हम अपने को सोच लेते हैं एक लिमिट में की बात चीज़, पर्यावरण तो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के चलता है। तो ऊर्जा, सौरिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा को संगठन को सम्मिलित करते हैं, मतलब जिसमें सौर ऊर्जा और साथ में भूतापी ऊर्जा, तो 99.9% सौर ऊर्जा होती, भूतापी ऊर्जा का एकदम बहुत कम होता है। तो आप सौर ऊर्जा को ही लेकर चलेंगे ऊर्जा के संगठन। उसके बाद देखिए वायुमंडल हो गया, जल, मृदा, ठीक है, जो भी जैविक अजैविक संगठन हो गए। उसके बाद
हम आज छोटा छोटा परिभाषा ये रखें। जैविक संगठन को आज हम थोड़ा सा पहले व्याख्यात्मक रूप में देख लेते हैं। जैसे पादप हो गया, तो हरे पौधे जो पादप होते हैं जो अपना स्वयं आहार स्वयं तैयार करते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अभी जब मैं आपको उत्पादक और उपभोक्ता बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, तो स्वपोषित होते हैं। ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है पादप। कभी आपने देखा पादप कि कोई उनको भोजन दे रहा है, वो खुद अपना पौधे तैयार कर लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो कि जल कर ले जाता है और फ्लोएम जो कि सूर्य से ऊष्मा के द्वारा वो खाद्यान्न को अंदर तक ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जीव, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समूह। आज की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फिर आगे हम लोग और थोड़ा विस्तृत में पढ़ेंगे। मृतजीवी जो मृत पौधों तथा जीवों से घटित रूप से कार्बनिक यौगिकों में प्राप्त होते हैं, मृतजीवी होते हैं। परजीवी जो अपना आहार हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते, पैरासाइट होते हैं, जो खुद भोजन नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद प्राणी संभोजी हो लीजिए, जैसे ये जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं तथा सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कई बार प्रेफिनेशन दे सकता है कि प्राणी संभोजी होलोजीवी क्या है, जिसमें कि वे जंतु जो अपना आहार मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, सभी बड़े पौधे जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊँट प्राणी संभोजी में आते हैं। उसके बाद शुद्ध जीव मार्ग आजीव क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, कि मतलब जैसा कोई सड़ा गला पदार्थ वो डिकम्पोज कैसे होता है, जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये किस में आते हैं, ये पर्यावरण के एक तरह से इनको पर्यावरण की सफाई भी ये करते हैं। अगर ये ना हो तो और गंदगी फैल जाएगी। ये करते क्या, इसको छोटे छोटे उसमें डिकम्पोज कर देते हैं, तो इन्हें बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया। उसके बाद जैसे ये पर्यावरण की सफाई करता भी नहीं, इसलिए कहा जाता है ये पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। देखिए ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वो होती है जो हमें काम करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर वाली ऊर्जा नहीं, हम सौर ऊर्जा की बात करें, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले प्रकाश, सूर्य क्या होता है, हमारी धरती को प्रकाश कैसे मिलता है, लघु तरंग के रूप में प्रकाश आता है, इससे विकिरण होकर के दीर्घ तरंग के रूप में वापस जाता है। कुछ प्रकाश जो हम यूज करते हैं, बाकी कुछ वापस चले जाता है। इसका किस दिन में आपको पूरा डायग्राम वो इस तरह संभव बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी मेन पॉइंट सारा बता दूंगा। तो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम, जिनका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होता है, वे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण फोटोसेंसिटिव एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो पृथ्वी पर अवस्थित प्राय सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ऊर्जा, जी तो मैंने आपको बता दिया कि कोई पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका 99% जो ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं वो सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म तरंगों के रूप में आता है और दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाता है। दीर्घ तरंगों के रूप में अगर वापस जाता है, कई बार जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर देते हैं तो कैसे होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, ये किसी आपको इस चैप्टर बताऊंगा। जो दीर्घ तरंग होता है ये वापस पूरी तरह से नहीं जा पाती गैसों के कारण, ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके कारण ये दीर्घ तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल में ही रुक जाती हैं, जिसके कारण लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद दीर्घ तरंग, नैनो तरंग, ये हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अब जलीय तंत्र पर हम प्रकाश का प्रभाव करें तो जैसा लिटोरल जोन होता है, लिमेंटिक जोन होता है, गहरा क्षेत्र होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये जलीय तंत्र को किस तरीके से प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश आएगा तो जो ऊपर का क्षेत्र होगा उसको ज़्यादा हीट करेगा, जितना ज़्यादा हम नीचे चले जाएंगे पेनिट्रेशन उतना ही कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाले को तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उसके बाद कम, फिर कम, फिर कम के एक लिमिट के बाद फिर समुद्र में ऊर्जा जाना कम हो जाती है। तो वेलांचल क्षेत्र क्या होता है, झील के किनारे व छिछला क्षेत्र होता है जहाँ पर अधिकतर जड़युक्त वनस्पति उगती है। इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेजते हुए जाता है। लिटोरल के बाद लिटोरल जोन की परिभाषा जा रहा है, बेसिक में आपको परिभाषा सारा बता दे रहा हूँ। झील के किनारे पर छिछला क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर जड़युक्त वनस्पति उगती है, इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेजते हुए नीचे जाता है। उसके बाद सरोजाबी क्षेत्र या लिमेंटिक जोन वेलांचल के आगे का खुला क्षेत्र, जो मतलब एक वेलांचल क्षेत्र हो गया, उसके आगे का जो क्षेत्र होता है ये इनके हिसाब से मान लीजिए कोई तालाब है तो तालाब की शुरुआत में जो क्षेत्र होगा वेलांचली होगा,
उसके बाद को आगे जो क्षेत्र होगा इसको उस पास वाला क्षेत्र होगा तालाब के, उसको हम लिटोरल जोन बोलेंगे। उसके बाद जो आगे वाला क्षेत्र होगा उसके बोरेली लेमटिक जोन या सरोजाबी क्षेत्र। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद गहरा क्षेत्र क्या होता है, एबिसल जोन, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वो काफ़ी गहरा क्षेत्र होता है। बेसिकली यहाँ पे सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ये एक तरह से यहाँ अंध की तरह होता है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, ना ही ज़्यादा उत्पादकता भी होती है, क्योंकि सूर्य का बताते हैं। देखिए हम थोड़ा लैप्स रेट की बात करते हैं। नॉर्मल हम ये सोचें, हम धरती पे हैं, ठीक है। अगर हम 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो जो धरती का तापमान होता है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसको कहते हैं सामान्य ताप दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, NTLR, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ध्यान रखना है 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या 1000 मीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, जो लोग को नहीं पता बोले अरे सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए। नहीं, सूर्य हमसे बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मान लीजिए कोई बहुत बड़ी राड है 1 किलोमीटर की, उसमें आप एक कोने में एक चींटी बैठा दी तो उसके लिए क्या ये अनंत है। तो जैसे सूर्य हमारे लिए एक तरह से बहुत ही दूर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये इसका कारण तापमान है। इसका कारण क्या होता है कि वायु का संगठन, आप पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर आपको क्यों ऊँचाई पर ठंड रहता है, इसीलिए ठंड रहता है क्योंकि जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल पे 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। पहाड़ों पे बर्फ़ क्यों जम रही है, इसको बोलते हैं, इसलिए जमी रहती है कि अगर मान लीजिए पहाड़ 3 किलोमीटर है, ठीक है, अब हमने 1000 मीटर जाने के बाद 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, 3 किलोमीटर के बाद 19.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। अब जहाँ 25 डिग्री से 30 डिग्री धरती का तापमान था, अब 19 कम हो गया, तो जाके लगभग जीरो की तरफ नहीं जाने लगेगा। यहाँ तो 5-5 हज़ार मीटर के ऊँचे 5-5 किलोमीटर के पहाड़ हैं। तो इस तरीके से हमें इस बात को ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर, पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान, पूर्णतः ताप हास्य दर, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप हास्य दर। कभी भी मैं जब भूगोल आपको पढ़ाऊँगा तो मैं इसको नॉर्मल इसको और अच्छे से वो करूँगा, और साथ में बताऊँगा कि किस तरीके से जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है ये कई बार घट रहा है पर्यावरण की वजह से, कई बार बढ़ रहा है। तो मैं इसको भी अच्छे से आपको व्याख्या करूँगा। तो याद रखना है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, सामान्य ताप हास्य दर, कि हम धरती से 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। उसके बाद जलवायु और मौसम। देखिए मौसम जो होता है ना, ये किसी स्थान के तापमान, वायु, सौरमंडल, आर्द्रता, दाब, वर्षा, इन सब में क्षणिक परिवर्तन होता है। लोग कहते हैं कि तुम मौसम की तरह बहुत बदलते हो, इसका मतलब ये कहा जाता है कि मौसम बहुत क्षणिक होता है। एक घंटे का भी, एक दिन अभी देखिए धूप है को बारिश होने लगे, अचानक दाब आपको गर्मी महसूस होने का, अचानक ठंडक महसूस होने लगे, ये मौसम है जो किसी भी क्षण में बदल जाता है। जब यही मौसम एक लंबे समय बाद परिवर्तित होता है, कि मान लीजिए 3 दिन से लगातार, या ये सालों की बात है कि कई आज से पहले इस एरिया में गर्मी पड़ती थी, अब ठंडक पड़े, तो उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु बोलते हैं। तो लंबे समय में परिवर्तन, एक नियत स्थान तथा मौसम की परिवर्तन की बात कर लीजिए, एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सौर प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम कहते हैं। मतलब नियत स्थान का जो तापमान है वो मौसम है, कि भाई एक छोटे समय के लिए मौसम और जलवायु में इतना अंतर है। जलवायु जो होता है लंबे समय की औसत स्थिति होती है, कि किसी स्थान पर लंबे समय तक तापमान ऐसे रहा, वर्षा ऐसे ही रही, दाब ऐसे ही रहा, उसके सौर प्रकाश वहाँ लगातार ऐसे मिला। तो ये क्षणिक चीज़ों, कभी यार मौसम, बेसिकली हम लोग मौसम नहीं कहते, मौसम परिवर्तन कहते हैं, मौसम की तरह बदल रहे हो, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जो क्षणिक तापमान, वातावरण, दाब, उसके बाद तापमान जो होता है इसको मौसम बोलते हैं। और साथ में जब लंबे समय में ये मौसम बदलने लगता है, या समेसन आप मौसम कर लीजिए मैथ के स्टैंडर्ड समेसन, तो ये जलवायु कहलाता है। ये ध्यान रखना है।
अब हम थोड़ा आवास और निकेत क्या होता है। आवास क्या होता है, जहाँ पर कोई जीव रहता है वो उसका आवास हो जाता है। और निकेत क्या होता है कि जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है कि मतलब कोई उसका कार्यात्मक स्वरूप रहता है कि मतलब कोई जीव रहता है। जैसे हमारी शेर है तो शेर का आवाज़ क्या है कि भाई जंगल में, लेकिन हकीकत है जंगल के किसी एरिया में जहाँ उसको खाने को मिला, उसके बाद वो उसकी जहाँ पे ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसका जो कार्यात्मक स्वरूप है वो उसके लिए निकेत होता है। कभी भी आवाज़ तो सेम हो सकते हैं कि एक ही आवाज़ में शेर भी रह रहा है, दूसरी तरफ चीता भी कहीं रह रहा है, लेकिन निकेत अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी कार्य, तो मान लीजिए जैसे कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में तो रहते सभी लोग हैं, लेकिन ये उनका आवास हो गया, लेकिन उनके निकेत क्या है कि कोई उसी कॉलोनी में डॉक्टर रहता है तो अपने पैसे पे जाता है, कोई इंजीनियर हो अपने, ये उनका कार्यात्मक स्वरूप हो गया जिसको निकेत हम लोग बोलेंगे। ध्यान रखना है, ये बेसिक फ़र्क है आवास और निकेत में। उसके बाद हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मानव पर पर्यावरण का प्रभाव से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, दोनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है। देखिए, मानव क्योंकि पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर है, ये बात ध्यान रखना, पर्यावरण मानव पर निर्भर नहीं है, लेकिन मानव पर्यावरण पर जरूर निर्भर है। ये सही कि अगर मानव ही नहीं रहेगा तो फिर पर्यावरण का मतलब क्या है, लेकिन हकीकत ये है कि बिना पर्यावरण के तो मानव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम आज भी देखिए, अब जिन चंद्रमा पे अभी हमने अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया, वहाँ भी हम क्या पता कर रहे हैं, वहाँ हम यही पता कर रहे हैं कि क्या यहाँ का जो पर्यावरण है, पहली बात तो ये पता हो कि पर्यावरण है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण तभी रह सकता है जब ग्रेविटी हो। हमारे चारों वायु कैसे स्थिर है, उसको ग्रेविटी ने पकड़ रखा है। जैसा ग्रेविटी जीरो हो जाए, सारी वायु बाहर चली जाएगी, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद पर्यावरण मानव के रहने लायक है कि नहीं, मानव को क्या चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए। तो ये इसका तो भी अध्ययन करने के लिए हमने अभी चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, जैव भौतिक सीमाएं, बायो फिजिकल लिमिटेशन, आचार पारक नियंत्रण, बिहेवियरल कंट्रोल और संसाधनों की सुलभता। तो जैव भौतिक सीमाओं का मतलब होता है कि क्या जो मानव का जो पर्यावरण है चारों तरफ, वो मानव के अनुकूल है, इतना तापमान है कि मानव रह सके, इतना जल है जो मानव की पूर्ति कर सके, इतनी ऑक्सीजन है जो मानव को जीवित रखने में मदद कर सके। तो ये जैव भौतिक ज़रूरतें हैं, बायो फिजिकल लिमिटेशन भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद अब बिहेवियरल कंट्रोल की मतलब, देखिए, पर्यावरण मानव को इस तरीके से मानव को प्रभावित करता है कि जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, उसके बाद अधिक तापमान हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये भी मानव को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद संसाधन की उपलब्धता, कि हमारे लिए जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या हमारे ज़रूरत का संसाधन है। उसके बाद पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, थोड़ा सा हमको इसको बल्कि पहले ही पढ़ लेना चाहिए। पर्यावरण पर मानव पर प्रभाव, पर्यावरण पर मानव, अगर इन सबसे ज़्यादा दुनिया में कुछ हुआ है, ये काम ये हुआ कि हमने पर्यावरण को नकारात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वो क्यों है, वो इसी वजह से कि हमने पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम तो रहें लेकिन पर्यावरण ना रहे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि बिना पर्यावरण के हमारे बिना तो पर्यावरण रह लेगा, लेकिन पर्यावरण हम के बिना हम नहीं रह पाएंगे। मतलब जिस डाल को बैठे उसी को काटने में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि लगातार सल्फर डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसें, जब मैं आपको जो ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊँगा तब इसको बताऊँगा क्या होती है। हम लगातार ग्लोबल वार्मिंग गैसों का रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद हम लगातार खनन कर रहे हैं और उद्यानों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने जो मॉडर्न एग्रीकल्चर को किया है, इसमें अधिक से अधिक मशीनीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण अभी मीथेन, धान की खेती की वजह से लगातार मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरण पर तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके बाद औद्योगिकरण को हमने तो एकदम से
आपने विकास का इंजन ही बता दिया है, जिसके कारण लगातार गैसें निकल रही जो वायु प्रदूषण के रूप में पर्यावरण के चारों तरफ मानव के स्वास्थ्य पर लगातार दुष्प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके बाद शहरीकरण हो गया। देखिए, जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो पर्यावरण का हुआ है। हमने सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे काटे हैं, हमने सबसे ज़्यादा खनन किया है, हमने सबसे ज़्यादा भूमिगत जल निकाले हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि जिस तरीके से हम भूमि से जल निकाल रहे हैं, हमने पृथ्वी की एक्सियल झुकाव को चेंज कर दिया है। पृथ्वी का अति झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। तो आने वाले समय में हो सकता है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये सारी हमें चेंज करनी पड़ जाए। 23.5 डिग्री भाई, जितनी पृथ्वी झुकी हुई है। अब समझिए हमने पर्यावरण को कितने तरीके से दुष्प्रभावित किया है और हमें बहुत जल्दी जागरूक होने की ज़रूरत है। उसके बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी, हमने प्रौद्योगिकी का खूब ज़बरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया है। ये हो गया। हम थोड़ा सा अगर देखें तो नगर ऊष्मा द्वीप, ये भूगोल में भी प्रश्न आता है, नगर ऊष्मा द्वीप क्या होता है? नगर ऊष्मा द्वीप, कोई नगर क्या होता है? नगर होता है कि चारों तरफ घर बने रहेंगे, एक एरिया होगा जहाँ पे हम औद्योगिक करेंगे और बाद में नगर कैसे होता है कि मान लीजिए आपने उद्योग लगा दिए, उद्योग के चारों तरफ लोग आकर के रहने लगेंगे और उसी उद्योग में काम करेंगे। इस तरह का नगर का द्वीप। तो नगर ऊष्मा द्वीप, नगर को दूध की तरह ऊष्मा के द्वीप के रूप में परिवर्तित कर देना नगर ऊष्मा द्वीप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हम तापमान, जहाँ पे हमारा CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसको बोलते हैं केंद्रीय व्यवसायिक जिला। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहाँ पे तापमान अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हो जाता है। इसको बोलते हैं हम नगर ऊष्माद्वीप। ये भी एक तरीके का शहरों में पड़ने वाला प्रभाव है, जो लगातार तापमान में परिवर्तन के कारण हमारे शहर जो है, हमारे शहर नहीं पूरी दुनिया के लगभग जो है नगर ऊष्माद्वीप में, पर ये भूगोल में भी आ जाता है। 5 से 8 डिग्री तक का तापमान ज़्यादा होता है उस एरिया में। कि नगर ऊष्माद्वीप क्या होते हैं? ये पर्यावरण, मानव का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्यों गए? दुष्प्रभाव गए, इसके कारण क्या हो रहा है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब केंद्रीय जो व्यवसायिक जिला हैं, उनमें तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण से हमारे नगर जो है नगर ऊष्माद्वीप के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। उसके बाद पर्यावरणीय, थोड़ा हम समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने यही समस्याएं हैं। एक तरह जो मैं आपको बता दूँ, ये समस्या ये है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया, वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश होना। ये एक तरीके से पर्यावरण की समस्या है जो पूरे मानव को एक तरह सोचना पड़ेगा। मानो कि हमें अपना जीवन बचाए रखना है, तो इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण का अगर हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे जन जागरूकता होना चाहिए। उसके बाद मास मीडिया, सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन के बाद के नाम पर नुक्कड़ नाटक, लोकगीतों के साथ लोगों को, मेनली बेसिकली लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी का आज बेसिक कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने आपको पर्यावरण की परिभाषा बताई। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर, किसी केंद्र बिंदु के चारों ओर जैविक एवं अजैविक संगठन जिनसे हम प्रभावित होते हैं, वो हमें पर्यावरण कहलाता है। और इन जैविक और अजैविक संगठन का आपस में अंतर क्रिया को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो पर्यावरण को बेसिकली एक सबसे ना लिया जाए, इकोसिस्टम ही पूरा हो जाता है। ये हो गया। फिर हमने पर्यावरण संरक्षण 1986 के द्वारा पर्यावरण की परिभाषा क्या थी, वो हमने बताया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ गिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनकी अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जैविक संगठन क्या होते हैं, अजैविक संगठन क्या होते हैं। जैविक संगठन होते हैं जिनमें जीवन होता है, चाहे तो पादप हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। अजैविक संगठन वो होते हैं जिनमें जीव नहीं होता है, चाहे तो जल हो, पानी, जल हो, धरती हो, जल हो, मृदा हो, उसके बाद समुद्र हो, जिनमें जीव नहीं हो, वायु हो, ये अजैविक हो जाते हैं। उसके बाद हमने ऊर्जा संगठन बताया कि धरती पर 99.9% ऊर्जा का सूर्य है। साथ में कुछ और ऊर्जा जैसे तापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उनकी बात नहीं, सौर ऊर्जा ही धरती पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, बहुत ये बता दिया। उसके बाद जैविक संगठन हमने आपको सारा पढ़ा दिया, जल, मृदा, अजैविक संगठन में। उसके बाद जैविक संगठन बता दिया, पादप, सूक्ष्म जीव। उसके बाद हम प्रकाश आपको बता दिया कि
सूक्ष्म तरंग के माध्यम से प्रकाश आता है और दीर्घ तरंग के माध्यम से प्रकाश जाता है, जो पार्थिव विकिरण के रूप में। तो सूक्ष्म तरंग विकिरण की आकस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। उसको हम स्पेक्ट्रम की नापते हैं कि सूक्ष्म क्या है और दीर्घ तरंग। तो दीर्घ तरंग होती हैं जो 700 नैनोमीटर से अधिक होती हैं, जिनका तरंगदैर्घ्य, और साथ में जिनका तरंगदैर्घ्य 400 से कम होता है वो लघु तरंगदैर्घ्य कहलाते हैं। जो प्रकाश का होता है वह वो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। ये याद रखना है, कई बार फिल्म से पूछ लेता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस कलर की होती है, तो हम देखेंगे लाल की होती है विबग्योर, लाल नीचे रेड होता है विबग्योर, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है रेड, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी की होती है। लाल रंग तरंगदैर्घ्य होने की वजह से इसके हम खतरे के सूचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने वेदांचल ज्वेल पढ़ा, जो उसके बाद सरोपजी ज्वेल, लिटोरल ज्वेल, लिम्नेटिक ज्वेल और साथ में एबिजल ज्वेल। लिटोरल ज्वेल क्या होता है, छिछला जोन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, और साथ में ये वो क्षेत्र होता है जो किसी भी तालाब या किसी समुद्र के पास की उसके किनारों के पास का चित्र होता है। उसके बाद उसके थोड़ा सा आगे जाने पर हमें जो ज़्यादा गहरा होता है सरोजावी क्षेत्र, बेसिकली आप हिंदी इंग्लिश में याद करें लिम्नेटिक जोन होता है। उसके बाद अगला क्षेत्र जहाँ जो और ज़्यादा गहरा होता है उसे बेंथिक जोन कहते हैं, जहाँ कि सूर्य का प्रकाश कम होता है, लेकिन यहाँ पे घोंघा, स्लोगो और सूर्यग्रहणों की स्थिरता पाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको ताप हद कराया कि पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ताप हस्तर लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहलाती, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि अगर हम पृथ्वी से 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो सामान्य ताप दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर चले जाएँ तो 6.5 डिग्री सामान्य ताप दर कहते हैं। अभी जब मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ाऊँगा तो मैं इसको आपको बताऊँगा कि क्यों टेम्परेचर कई बार क्या होता है कि सामान्य दर से नीचे हो जाता है, कई बार सामान्य दर से ऊपर। जब जाकर पढ़ाएंगे तो हम इसको आप अच्छे से और बताएंगे। उसके बाद जलवायु क्या होता है, एक नियत स्थान समय पर वायुमंडल की क्षणिक लहरों, तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सौर प्रकाश, बादल और मौसम। मतलब कि किसी स्थान पे मौसम की पहली परिभाषा बताए तो वायुदाब क्या है, जल क्या है, वर्षा क्या है, वहाँ का जो सौर प्रकाश क्या है, इन सब का एक कम समय में अध्ययन हम मौसम कहलाता है। कम समय की स्थिति को जो मौसम कहलाती है। अगर इसी को हम थोड़े बड़े समय पे ले लें तो ये जलवायु कहलाता है कि क्षेत्र वायुमंडलीय स्थिति की सामान्यताएं, ऋतु परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं को लंबे समय की जो औसत स्थिति होती है, ये जलवायु कहलाती है। उसके बाद आवास, हमने पता है किसी स्थान पर कोई जीव रहता है उसका आवास होता है। निकेत होता है कि वो उससे जीव की जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, अर्थात उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहा जाता है। जैसे मान लो कोई कॉलोनी हो, बताया आपको एक लोग रह रहे हैं, ये उनका आवास हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए उनकी अलग अलग डॉक्टर इंजीनियर है तो वो अलग अलग उनके निकेत हो जाएंगे। उसके बाद हम पर्यावरण मानव रिलेशंस को थोड़ा सा समझिए कि हमारे पर्यावरण पर मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, कि उसकी जैविक दशाएँ, और उसके बाद आचार परक नियंत्रण, संसाधनों की जरूरत है। मानव पर्यावरण सीधा संबंध है, बिना पर्यावरण के मानव रह ही नहीं सकता, कि वो वहीं से ऑक्सीजन ले रहा, वहीं से जल, उसके बाद अपनी खाद के लिए एक तरह भाई जी खेत है तो खेत क्या हमारे पर्यावरण का ही तो हिस्सा है, उसी तो हम उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण पर मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव देख लिया हमने। उसके बाद हमने पर्यावरण पर मानव का बल्कि दुष्प्रभाव लिखना चाहिए। अब पर्यावरण प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण हो रहा है, जैव विविधता में कमी, जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। खनन के द्वारा हो गया, अत्यधिक खनन कर रहे हैं जिसके दुष्प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र पर औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद एक और चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ा था, यूरोट्रिफिकेशन, इसमें मुझे पढ़ाते समय छूट गया था। सुपोषण क्या होता है, देखिए हम अपने खेतों पे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब का हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि हम दो काम, एक तो खेत में सिंचाई करते हैं, हमारे सिंचाई के देखते कहते नहर से चालू कर दिया जाता है, पानी लगातार उसमें बहता रहता है। इसकी वजह से देखिए पानी का तो नुकसान हो ही रहे हो तो अलग बात है। सुपोषण का मतलब होता है, कई बार डिफिनेशन ये आया सुपोषण, ध्यान से सुन लीजिएगा। यूरोट्रिफिकेशन, इंग्लिश में यूरोट्रिफिकेशन कहते हैं।
सुपोषण में क्या होता है कि हम जिस उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यही उर्वरक पानी के माध्यम से बह कर धीरे धीरे कर किसी तालाब या किसी वाली बावड़ी या झील में इकट्ठा होते रहते हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि उसमें उर्वरक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें पेड़ पौधे ऐसे उग जाते हैं जो कि नहीं उगने चाहिए, जी ज़रूरत ही नहीं। सुपोषित जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। आधुनिक मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। इन पोषक तत्वों के कारण हमें अनावश्यक उसमें एक तरीके से जलीय पारितंत्र ऐसा बन जाता है कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सुपोषण क्या होता है कि जिसमें जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना तथा जल स्रोतों में सुपोषण को बढ़ावा देना, जिस जलीय क्षेत्रों में हरे शैवाल। एक बार फिर से समझ मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है। होता क्या है कि जब लगातार उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक बह के किसी नदी झील तालाब में जाते रहते हैं, इसमें उसमें अनावश्यक रूप से शैवाल की वृद्धि हो जाती है, जो कि जलीय पारितंत्र के लिए खतरा पैदा कर देता है। देखिए, अब उसको उर्वरक उसे मिल ही रहा है तो जलीय उसकी ज़रूरत क्या है, पानी में वही है, वायु उसको मिल ही रही है, तीनों चीज़ तो मिल गई, उसको जो मेन ज़रूरत है। तो शैवाल, अनावश्यक शैवाल का उत्पन्न हो जाना ही सुपोषण कहलाता है। ये डिफिनेशन आपको बिल्कुल याद रखना। ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण खाते जलीय पारितंत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो। हमने नगर उस्मान द्वीप बता दिया कि जिन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यावसायिक जिले में जहाँ के तापमान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस वाले क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के द्वारा लगातार उसमें सीमेंट प्रयोग कर रहे हैं, शीशे का प्रयोग कर, तो विकिरण ज़्यादा होने लगता है, पर्यावरण कम होता है, पर्यावरणीय पेड़ पौधे वहाँ लगभग नगण्य ही होते हैं। ऐसे क्षेत्र में नगर उस्मान द्वीप कहते हैं। भी हमने पढ़ा दिया। सुपोषण हमको बता दिया। उसके बाद हमने शहरीकरण पर प्रभाव, शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, ये भी हमने बता दिया, जो अभी नगर उस्मान द्वीप हो गया। उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व हमने बता दिया कि मास मीडिया, सेमिनार, मनोरंजन, विज्ञान के पर्यावरणीय। तो इस तरीके से हमको और पर्यावरण के प्रति थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, साथ में लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आज हमने पर्यावरण का बेसिक समझ लिया। हम धीरे धीरे करके जैसा हमने पॉलिटी पढ़ा, उसे पर्यावरण को पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू।